Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mr. from our lecture of computer science. Today, our subject is computer programming, in which we learn programming language C++. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने वीक 2 स्टडी किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने डिस्कस किया था उसके स्ट्रक्चर को। हमने कहा था कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को हम 3 पोर्शन में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक पोर्शन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा पोर्शन को हम बोलते हैं मेन फंक्शन और तीसरे पोर्शन को हम बोलते हैं सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। इनको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्रोग्राम के अंदर जो उसके 3 पार्ट्स हैं उनको वो उनमें क्या क्या वो कैसे काम करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं, जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो हमने सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीक 3 की तरफ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जो टॉपिक है उसका नाम है स्टेप्स फॉर राइटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मतलब जब हम किसी भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम सी प्लस प्लस का जब प्रोग्राम राइट करेंगे, कोड टाइप करेंगे, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले जो स्टेप है हमारे पास कहते हैं द सोर्स कोड। The source code of a C++ program is stored on the disk with file extension CPP. CPP stands for C++ for example first.cpp। कहते हैं जो सोर्स फाइल सबसे पहले लिखा हुआ है कि द सोर्स कोड ऑफ अ C++ प्रोग्राम। सोर्स कोड किसे कहते हैं, मतलब सोर्स कोड निकला है सोर्स फाइल से। हम कहते हैं व्हाट इज सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल को जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने इसको डिफाइन किया था, हमने कहा था कि सोर्स फाइल इज टिपिकली अ प्रोग्राम, इट इज टिपिकली अ प्रोग्राम with human readable machine instructions written by a computer programmer। वो इंस्ट्रक्शंस या वो इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं जो कोई इंसान लिखता है, कोई ऐसे कोई किसको जिसको कोई प्रोग्राम लिखता है कि जो कि जिसको ह्यूमन बींग्स पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे 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 प्रोग्राम्स को, ऐसे कोडिंग को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। इनको ऐसे कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द राइटिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज other than machine language is called source programs। कह सकते हैं the programs the program writing in any language other than machine language is called source program, and when these programs are translated this is called object program। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोड जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो बजाय मशीन लैंग्वेज, मतलब बगैर मशीन लैंग्वेज के, मतलब मशीन लैंग्वेज के अलावा आप एक ऐसी कोडिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कोड करते हो, वो हमारे पास कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। और जब इस सोर्स प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ये बन जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ये सोर्स कोड की बात हो रही है। तो कहते हैं द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन डिस्क विद फाइल एक्सटेंशन सीपीयू। जब भी आप अच्छा जी, तो हम बात करते हैं कि किसी भी सी प्लस प्लस के अंदर हम जब कोई सोर्स कोड लिखते हैं तो सोर्स कोड लिखने के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो आप यूज़ करोगे डॉट सी प्लस डॉट सी पी पी। सी पी पी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सी प्लस प्लस को। तो मतलब लेट्स सपोज आप एक फाइल है, आप एक किसी आई डी के अंदर, मतलब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हो तो उसे जब सेव करोगे, जब सेव करेंगे उसके आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर जब उसको स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए जो उसका नाम होता है उसके नाम के साथ उसका नाम हम लिखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट के साथ उसकी एक्सटेंशन यूज करोगे डॉट सीपीपी। सीपीपी रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस प्लस को। ओके, सेकंड लाइन कहते हैं एनी टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज्ड टू राइट एंड एडिट सी प्लस प्लस सोर्स कोड। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस सोर्स कोड के लिए। द सी प्लस प्लस कंपाइलर, थर्ड क्या कहते हैं, द सी प्लस प्लस कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एंड दिस मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर आप एक सोर्स फाइल या आप एक कोई कोड लिखेंगे जो आपके पास सोर्स फाइल कहलाते हैं, सोर्स कोड कहलाते हैं, जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास क्या, मशीन कोड। ये मशीन कोड बन जाता है उस मशीन कोड को हम क्या कहते हैं, इस मशीन कोड को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड एंड इट स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल विद एक्सटेंशन डॉट ओबीजे। जब भी आप जिस लोकेशन पर आप स्टोर करते हैं अपनी फाइल को, अपने प्रोग्राम को, जो कि आपका सोर्स फाइल कहलाती है इस एक्सटेंशन से डॉट सी पी पी, तो आपके मतलब कि आपका सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है जब आप स्टोर करते हैं, तो जब आप उस फाइल को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद उसी लोकेशन पर एक और अब फाइल क्रिएट हो जाती है एक दूसरी एक्सटेंशन के साथ, वो एक्सटेंशन कहते हैं डॉट ओबीजे। इसलिए हम कहते हैं व्हेन सोर्स फाइल इज कंपाइल्ड और ट्रांसलेटेड देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल, इट इज मेड ऑब्जेक्ट फाइल। जब भी आप किसी भी सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद उस जगह पर एक और फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली,
जो कि वो बनती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल को आप रीड नहीं कर सकते ना, आप उसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास मशीन रीडेबल फाइल होती है, उसको हम रीड नहीं कर सकते। Then, after run the object code, an executable file with extension exe is created. जब आप ऑब्जेक्ट फाइल को मतलब रन करते हैं, मतलब सोर्स आपने एक फाइल बनाई, सोर्स फाइल को आपने स्टोर किया सी प्लस प्लस के नाम से, फिर आपने इसे कंपाइल किया। जब कंपाइल किया तो देखें, आपने सबसे पहले सी प्लस प्लस की फाइल बनाई, आपने उसे स्टोर किया .cpp के नाम से, फिर आप उसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल में ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइल करने के बाद उसी लोकेशन में एक और फाइल क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं .obj। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल करती है, जो कि मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जब आप इस मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो रन करने के बाद उसी नाम के साथ, लेट्स वो फर्स्ट .cpp है, दूसरी फर्स्ट .obj है, तीसरी फाइल जनरेट होती है .exe के नाम से। exe कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जो कि आपने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड का जो आउटपुट होगा, हमें वो आउटपुट डिस्प्ले देगा .exe फाइल के जरिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, उसको भी हम प्रैक्टिकल रन करके भी देखते हैं कि कैसे फाइल्स कैसे जनरेट होती है, और कोड कैसे करेंगे, कौन सा आईडी यूज़ करेंगे, कैसे इसको कंपाइल करेंगे, और कैसे हम इसको रन करेंगे। ओके, कहते हैं नोड आफ्टर इंस्टॉलिंग टर्बो सी प्लस प्लस इट क्रिएट्स अ टीसी फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क। दिस फोल्डर कंटेन डिफरेंट सब फोल्डर्स एज फॉलोज। जब भी आप ऐसा इस टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं, आईडी या टेक्स्ट एडिटर किसे कहते हैं। व्हाट इज आईडी? ID basically stands for Integrated Development Environment, which facilities as a facility of coding, compiling, debugging and execution are called ID or editor. देखिए, ID बोलते हैं बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने C++ के जो कोड्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको टाइप करेंगे। मतलब आप जब जो हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उस सॉफ्टवेयर को हर all those softwares which facilitate us the facilities of coding, compiling, debugging, and execution. These softwares are called IDEs, and these are also called editors. हर वो सॉफ्टवेयर जो आपको ये चार फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज? कोडिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग एंड एग्जीक्यूशन। हर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको चार सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप कोड कर सको, जिसमें आप उस कोड को कंपाइल कर सको, आप उसको डिबग कर सको, आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। ऐसे वो तमाम सॉफ्टवेयर खिलाते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इनको हम एडिटर्स भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉर्डन सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस, ड्रीमवीवर एक्सेट्रा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आईडीज दैट आर यूज्ड फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आपकी जो भी मर्जी आप इसमें यूज़ करना चाहते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, डिबगिंग किससे कहते हैं? मैंने डिबग का वर्ड यूज किया। डिबगिंग बेसिकली, डिबगिंग वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड डिबग। व्हाट इज डिबगिंग? द फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम में से आप उसमें से एरर को फाइंड आउट करके उसको रिमूव करते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिबगिंग। अच्छा, बातें आईडी के ऊपर। आईडी करने के लिए हम जो आईडी यूज़ करेंगे, बिगिनर्स के लिए हम जो आईडी प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को, हम प्रेफर करते हैं, हम कहते हैं वही आप यूज़ करो, टर्बो सी प्लस प्लस। ऐसे और एडिटर्स भी मार्केट में है आपके पास ऑनलाइन, आपके पास गूगल में आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। बट हम जो प्रेफर करूँगा आपको टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कहते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग टर्बो सी प्लस प्लस इट क्रिएट्स अ टीसी फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क, एंड दिस फोल्डर कंटेन डिफरेंट सब फोल्डर्स एज फॉलोज। क्रिएट करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जैसे आप टर्बो सी इंस्टॉल करते हैं, देखिए टर्बो सी जब इंस्टॉल करोगे तो देखिए इस किस्म का फोल्डर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये टर्बो सी प्लस प्लस का फोल्डर आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। जब अपीयर होगा तो ये आपके हार्ड डिस्क में आपके सिप फोल्डर के अंदर देखें एक टर्बो सी का एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस फोल्डर में हमारे पास बेसिकली जो मेजर ये 3 फोल्डर्स क्रिएट होंगे। वो 3 फोल्डर्स कौन कौन से हैं वो बताते हैं। पहला फोल्डर के जी पहला फोल्डर क्या है? इंक्लूड लिब ओबेन। इंक्लूड का फोल्डर है, कहते हैं इट कंटेन्स द हेडर फाइल्स। इंक्लूड में कौन सी है? हेडर फाइल्स। ये आपको पता है इंक्लूड, ये देखें ये इंक्लूड है हमारे पास है ये फोल्डर। इस फोल्डर में तमाम हेडर फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी .h। ये देखिए डिफरेंट हेडर फाइल्स, इसमें स्ट्रिंग भी है, काना भी, मैथ भी है, आईओ है और मैंने पे देखिए लिमिट्स है, लोकल है, लॉकिंग है, मॉल है, मैथ .h।
स्ट्रिंग के एक्सटेंड अमाउंट डाटा ये पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, जो कि हमारे पास ये लाइब्रेरी इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास ये लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पर ये पड़ी होती है इंक्लूड के फोल्डर में, जो कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में होती है, हमारे पास मौजूद होती है। ओके, दूसरा फोल्डर कौन सा है? लिब। लिब कहते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी फाइल्स, इट कंटेन द लाइब्रेरी फाइल्स ऑब्जेक्ट फाइल्स। जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं वो इस फाइल में स्टोर होती है हमारे पास। ये लिब रिप्रेजेंट करता है लाइब्रेरी को। तो यहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास पड़ी होती है, ये यहाँ पर पड़ी हमारे पास। तीसरा हमारे पास बिन। बिन में कहते हैं इट कंटेन द सोर्स फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल। जितनी भी आपके पास सोर्स फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है आपके पास, हमारे पास बिन में होती है। बट ये जरूरी है कि बिन में हो, ये हमारे पास बिन के अंदर भी है, हमारे पास यहाँ भी होती है, बट ज़्यादातर ये हमारे पास जो न्यू हमारे पास एडिटर्स हैं, जो प्रीवियस एडिटर्स थे, उनमें हमारे पास ये बिन के अंदर हमारे पास दो फाइल्स होती थी, सोर्स फाइल भी और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी, मतलब कि .cpp और .exe। बट अब आजकल हमारे पास जो यूज हो रहे हैं, हमारे पास ये फाइल स्टोर थी, हमारे पास सोर्स फोल्डर के अंदर स्टोर थी। यहाँ पर सोर्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर स्टोर होगी। यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल भी यहाँ पर होगी, और हमारे पास यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट फाइल भी यहाँ पर है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटिव फाइल यहाँ पर हमारे पास, और जो हमारे पास सोर्स फाइल है वो हमारे पास आएगी यहाँ पर बिन के अंदर। चलिए हम देखते हैं, इसको रन करके देखेंगे। ओके, आईडी मैंने बताया था आपको कि आईडी हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है। हमने कहा था आईडी हमारे पास यूज होगा, हम यूज करें टर्बो C++, ये वाला जो स्क्रीन पर है ये। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं कि टर्बो C++ को रन कैसे करेंगे, इसमें जब फाइल स्टोर करेंगे किसका तरीका क्या है। इसमें हम ऑब्जेक्ट फाइल और सोर्स फाइल सबको चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए देखिए, मैं अब यहाँ पर रन करूँगा इसको, टर्बो C++ को डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे, ये रन हो जाएगा। ये रन हो गया। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपकी ये सिस्टम की स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, ये रन हो गया। यहाँ पर हम टर्बो C++ को स्टार्ट करेंगे। बस जो आपके पास टर्बो C++ के वर्जन आप उस पर क्लिक करो तो डायरेक्ट ये स्क्रीन आती है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको रन करते हैं, भरा करते हैं, ऑल्ट एक्सेस को फुल स्क्रीन करते हैं। फुल स्क्रीन होगी तो नहीं, और आपको इस तरह से नज़र आएगी। बेसिकली ये आपकी चूंकि मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन कम है, इस वजह से ये फुल स्क्रीन पर नहीं हो रहा। आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर आपको फुल स्क्रीन नज़र आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाकर हम न्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट से ओपन होते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया, किस नाम के साथ देखिए, ये लिखा हुआ है नो नेम 00, मतलब इस फाइल को भी स्टोर हमने नहीं किया। इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए देखिए, ये रेड जो ये डॉट नजर आ रहा है, इस रेड डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज होगी। दोबारा ओपन करते हैं, न्यू पर क्लिक किया, ओपन हो गया। चलिए इसमें कोडिंग हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं, देखते हैं ये क्या हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज के अंदर हम एक यूज करते हैं, हेडर फाइल्स क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड istream.h। ठीक है, एंटर दबा के न्यू लाइन में आते हैं। यहाँ पर हम एक और हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज की हेल्प से। हैश इंक्लूड con.io.h, ठीक है, जो कि हमारे पास गेट सी चोकलेस के फंक्शन को सपोर्ट करती है, और स्ट्रीम हमारे पास सपोर्ट करती है सी आउट सीन के फंक्शंस को। ओके, हम यहाँ मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं, वाइड मेन लिखते हैं, मेन की बॉडी यहाँ स्टार्ट हो गई, ओपनिंग ब्रैकेट डालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं लेट्स सपोज सी आउट। हम सी आउट में लिखते हैं एक स्टेटमेंट, लिखते हैं हेलो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, लिखकर सेमीकोलन से मैं इसको लाइन को टर्मिनेट करता हूँ, इंटर मारते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं। चलिए फंक्शन पहले यूज नहीं करते, पहले आपको बताता हूँ। इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल मतलब इसको चेक करेंगे। अच्छा, चेक करने से पहले मैं इसको आपको सेव करके बताता हूँ। इस फाइल को सेव कैसे करेंगे, फाइल में गए,
शॉर्टकट की है इसकी F2 की है या इसको F2 से सेव किया। सेव करेंगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इधर लाता हूँ, आपको नजर आ जाए जी। सेव करेंगे, सेव करने के लिए देखें इस एक्सटेंशन .cpp, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, नो नेम को यहाँ तक। यहाँ पर इसको हम स्टोर करते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट के नाम से फर्स्ट, फिर .cpp इसकी हमने लिख दी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लिखने के बाद देखिए टर्बो सी के फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर ये फोल्डर स्टोर हो रहा है, ठीक है। बिन के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, टर्बो सी का फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, बिन का फोल्डर, बिन के अंदर ये फाइल स्टोर हो जाएगी। हम इसको लिखते हैं ओके। ओके करेंगे, आपके पास देखिए ऊपर नेम आ जाएगा फर्स्ट .cpp। अच्छा ये याद रहे कि आपका जो नेम है ये हमेशा जो कंसिस्ट करता है ये 8 कैरेक्टर का कंसिस्ट करेगा। अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये याद है, ठीक है। ये जो इसका नेम है ये 8 कैरेक्टर्स पर कंसिस्ट होता है। ओके चेक करते हैं। मैं अब इसको देखिए कंपाइल नहीं करता कि अगर कंपाइल करूंगा तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। तो मैं जनरेट होने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इसको एग्जिट करते हैं फुल स्क्रीन से, ठीक है। हम जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि हमने जो फाइल स्टोर की वो कहाँ स्टोर हुई है। तो टर्बो सी का फोल्डर है, टर्बो सी के अंदर बिन में गए, यहाँ देखते हैं बिन का है, हाँ ये देखें, ये अभी हमने देखें 3:57 हमने फाइल स्टोर की, ये हमारे पास आगे सोर्स फाइल फर्स्ट .cpp। अगर इसको आप इसको ओपन करके देखना चाहते हो, डबल क्लिक करोगे तो ये देखो नॉर्मली ओपन हमारे पास सिंपल नोटपैड में ओपन होती है। इसको इसको आप कर सकते हो, नोटपैड में ओपन करके चेक कर सकते हैं। जो कोड लिखा है ये आपको नोटपैड में या ओपन हो गया। हमारे पास सोर्स फाइल है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कि इसको ह्यूमन बीइंग इजीली इसको रीड कर सकता है, इसको पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास देखिए जो दूसरा फोल्डर सोर्स में यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई है ना, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई है। तो देखते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको देखें, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल पर क्लिक करके कंपाइल भी कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की Alt F9 भी है। हम इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल जैसे हम करेंगे देखिए इसको चेक करें, कोई वार्निंग है नहीं, जीरो वार्निंग है, एरर भी हमारे पास कोई नहीं है। कोई है तो आप कोई भी कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करेंगे, आप इसे एग्जिट कर देंगे, एग्जिट किया। अब देखिए हमने कंपाइल किया तो इस टाइम पर जो आपके नीचे टाइम है 16, मतलब 4 बजे आपकी एक सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो गई सिस्टम में। चेक करते हैं कहाँ हुई है, ये देखें, रिफ्रेश करते हैं, ऊपर हुई है देखें, ये फर्स्ट की टाइप क्या है देखें, इसके एक्सटेंशन क्या है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी एक्सटेंशन देखिए, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर .obj। इसके एक्सटेंशन टाइप ऑफ फाइल क्या .obj, मतलब ये ऑब्जेक्ट फाइल है। ये हम इसको ओपन करेंगे, ओपन नहीं होगी, ये इसको रीडेबल नॉन रीडेबल है, ये इसको ह्यूमन बीइंग इसको रीड नहीं कर सकते। अच्छा तो देखिए हमारे पास ये 4 बजे ये ऑब्जेक्ट फाइल एक क्रिएट हो गई है। अब हमने इसको रन किया, अब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास एक .exe एक और फाइल भी जनरेट हो जाएगी। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, जो हमने कंपाइल किया था, कंपाइल करने के बाद अब देखिए मैं इसको, ये भी टाइम देख लें नीचे स्क्रीन पर टाइम चल रहा है 4:01 में इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए शॉर्टकट किया है Ctrl+F9, रन किया। अब रन जैसे मैंने किया हमारे पास आउटपुट नजर नहीं आया, इस पर बाद में बजाएंगे। तो पहले देखते हैं फाइल जनरेट हुई है कि नहीं हुई। जी ये देखें एप्लीकेशन फाइल फर्स्ट, ये एप्लीकेशन प्रेजेंट करते ये एग्जीको, इसकी एक्सटेंशन आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम चेक करके आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इस फाइल की जो एक्सटेंशन देखें .exe जो एप्लीकेशन के नाम पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट फाइल है। आप जब आप कंपाइल करेंगे, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हर दफ़ा एक नई फाइल जनरेट होती है इसी नाम के साथ, बट वो आपको यहाँ पर समझनी पड़ती, इसलिए एक न्यू टाइमिंग के साथ। अब देखें ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट टाइमिंग मैंने पहले इसको किया था, ये कंपाइल किया था 4 बजे और एग्जीक्यूट किया 4:01 पर। मैं दोबारा करता हूँ, देखिए आपकी तरफ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, सिर्फ आप देख लें। देखें मैं Alt F9 शॉर्ट के जरिए मैं कंपाइल करता हूँ,
फिर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, दोनों मैंने कर लिया। जब मैंने किया तो अब देखें ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर, एक मिनट, आई थिंक कंपाइल नहीं हुआ, अब कंपाइल हुआ, ठीक है, कंपाइल हुए, देखें 4:02 पर कंपाइल हुए और रन करते हैं उसको दोबारा में, हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले ही नहीं हुआ, आकर गायब हो गया, आकर गायब हो गया। चेक करते हैं फाइल जनरेट हुई हमारे पास, जी ये देखें 4:02 पर। अब ये जो पुरानी फाइल थी ना उसके ऊपर न्यू फाइल फर्स्ट के नाम से आकर क्या होते हैं कि जब भी आप कंपाइल करते हो एक नई फाइल जनरेट होती है, वो पुरानी फाइल को रिप्लेस करती है। एग्जीक्यूट भी करते हैं, रन भी करते हैं, जितनी दफ़ा आप रन करेंगे उतनी दफ़ा एक नई फाइल जनरेट होगी और पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देगी विद अ न्यू टैब। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इस रीजन की तरफ कि मैं आउटपुट डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ। आउटपुट डिस्प्ले थोड़ा सा इसको फिर स्क्रीन करते हैं। आउटपुट डिस्प्ले हमें इसलिए नहीं हुआ कि हमने यहाँ पर एक क्लियर फंक्शन यूज़ नहीं किया। अब देखें मेन की बॉडी के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे CLR बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लियर द स्क्रीन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर योर स्क्रीन। अच्छा, क्लियर स्क्रीन से पहले मैं जो भूल गया था, सॉरी, मैं आता हूँ आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, आपका स्क्रीन का डिस्प्ले आउटपुट, क्योंकि देखिए मैं अब रन करता हूँ, जैसे रन करूँगा कंट्रोल F9 से हमें आउटपुट नज़र नहीं आता। तो आउटपुट को देखने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट ch का। गेट ch बेसिकली गेट ch इज कॉल्ड गेट द कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट गेट द कैरेक्टर दिस वर्ड। दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू स्टॉप द स्क्रीन टू होल्ड योर स्क्रीन, ठीक है। दिस फंक्शन गेट ch फंक्शन, दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो कैरेक्टर्स आप देखते हैं उस स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट की जो स्क्रीन है उसको देखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं गेट ch। अपने फंक्शन यूज के लिए गेट ch कंपाइल करते हैं, पहले कंपाइल किया, जीरो वार्निंग जीरो एरर्स है, इंटर मारा या कोई भी की प्रेस की हट गया। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से, देखें रन करते हैं आउटपुट चेक करने के लिए। अब आउटपुट हमारे पास आ गया, देखें आउटपुट हमारे पास क्या आया है, देखें सबसे पहले हमने रन किया दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, फिर हमने रन किया दिस इज हेलो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, फिर हेलो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। 3 दफा आपको आउटपुट बता रहा है। जो पहले हमने 3 दफा हमने इसको एग्जीक्यूट किया, रन किया, वो जो पिछले आउटपुट थे वो भी हमें डिस्प्ले कर रहे हैं। हम कहते हैं यार मुझे हर दफा, लेट्स सपोज मैं इंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन से एग्जिट करेंगे, मैं दोबारा रन करता हूँ इसे, दोबारा रन करता हूँ, एक और दफा भी आ गया, मतलब कि हर नया आउटपुट पुराने आउटपुट के साथ डिस्प्ले कर रहे हैं। पहले स्क्रीन होल्ड नहीं होती थी, स्क्रीन नजर नहीं आती थी आपको, जो ये ब्लैक स्क्रीन है जिसको हम कंसोल मोड भी बोलते हैं, कमांड मोड भी बोलते हैं। ये जो कंसोल मोड की जो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है पहले में डिस्प्ले नहीं होती थी, ये डिस्प्ले हुई, ये होल्ड, इसको हमने होल्ड किया है किसकी मदद से, इसको हमने होल्ड किया विद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन गेट ch फंक्शन। वो तो हमने कर लिया, बट पुराने रिजल्ट भी हमें साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है। हम कहते हैं कि नहीं भाई, जब भी मैं एक नया रिजल्ट लिखूँ तो वो नई स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन का, CLR इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि ये पुरानी स्क्रीन को क्लियर करता है, पुराने आउटपुट को आपको, आपका हर दफा जो आपका आउटपुट है उसको नई स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करता है। जैसे हम इसको रन करके चेक करते हैं, देखें ये देखें, अब आपके पास जो आउटपुट है, ये आपके पास आउटपुट जो है ये आपके पास न्यू स्क्रीन के पास का आउटपुट है। आपको जो प्रीवियस स्क्रीन के जो आउटपुट है वो आपको नजर नहीं आएंगे, ये आपको एक फ्रेश स्क्रीन बता रहा है कि ये आपके पास आउटपुट है हेलो दिस और फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मैं इसके नीचे कोई एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट्स सपोज एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है, लिख लेते सेकंड लाइन। आप ये छोड़ देंगे, अब ये मैं जो ये चीज़ लिखूंगा ये एंड है, इससे क्या हम इसको आगे देखेंगे, आप सिर्फ देख लें खाली। पहले कंपाइल करते हैं, कोई वार्निंग या कोई एरर तो नहीं है, हाँ एक एरर आ गया, एरर आगे जी क्या एरर है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड एरर आ गया हमारे पास। फर्स्ट प्रोग्राम
एरर तो नहीं आना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं। एक स्क्रीन में छोटा करके दिया कि एरर नज़र आई। डिक्लेरेशन टू करके कि इसमें सी प्लस प्लस में ये इशू है कि अगर इसमें आपके पास एक भी चीज़ कोई आपसे गलती से कुछ हो गया तो आपको बस एरर आएंगे, तो एरर को कंफर्म नहीं होता कि किस लाइन में एरर है। फिर भी चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास ये भी ठीक है। जी ये देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें मैं नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें, ये एक हमने दो सिंबल देखे स्क्रीन पर, हमसे गलती से पुट हो गए थे ये दो सिंबल्स, फिर जिसकी वजह से हमें ये कीबोर्ड की मिस्टेक की वजह से मुझसे ये पुट हो गई, इसकी वजह से एरर आ रहा था। देखें, इसको मैं रिमूव करूँगा। जैसे मैं रिमूव करके मैं इसको स्क्रीन बड़ी करता हूँ दोबारा, मैं इसको कंपाइल करूँगा, अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ जो मैं लिखना चाह रहा था, ये लिखा एंडल। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं सी आउट, दिस इज सेकेंड लाइन। एक्चुअली सी प्लस प्लस में एरर को फाइंड आउट करना, डिबगिंग का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कि यहाँ पर आपको शो एक लाइन में बैठ आपको डिस्प्ले एक लाइन में करेंगे और एरर दूसरी जगह पर होगा, इसलिए हमें फाइंड करना थोड़ा इश्यू होता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बहुत गौर के साथ आपको चेक करना होगा कि एरर किस लाइन में आता है। ठीक है, आपके पास कंट्रोल F9 करते हैं, चेक करते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, दिस इज फर्स्ट फ्रॉम, और सेकंड लाइन में हमें आउटपुट आएगा, दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता दिया कि आपको कंफर्म आपको समझ पड़ जाए कि आप जब घरों में इसको रन करेंगे तो आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें, ये एग्जाम्पल्स में दे रहे हूँ प्रोग्राम्स की, कि प्रोग्राम में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कैसे ये प्रोग्राम में एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पहले हमने लिखे हैं दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं इस प्रोग्राम में। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा। तो जब इससे हम रन करेंगे तो हमारे पास ना स्क्रीन होल्ड होगी, कुछ नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्ट चला जाएगा, जैसे मैंने आपको करके बताया था। सेकंड एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमने गेट सेज यूज़ किया। गेट सेज की जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, गेट सेज की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमें आउटपुट नजर आएगा, जो नजर आएगा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल में ये गेट सेज हमने लिखा। गेट सेज का मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या काम करते हैं, दिस इज यूज फॉर स्टॉप अ होल्ड की, इट मीन्स गेट द करेक्टर। ओके, एक और हमने एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, मेन का फंक्शन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है सी आउट हेलो। हेलो के बाद हम लिखते हैं गेट सीएच, गेट सीएच के बाद लिखते हैं रिटर्न 0 देन बाय। अब इसमें रिटर्न जो 0 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न 0 बेसिकली रिटर्न 0 में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी हम रिटर्न 0 लिखते हैं तो रिटर्न 0 के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, हम एक और स्टेटमेंट सी आउट बाय, तो वो सी आउट हमारे पास जो आउटपुट इसका आएगा, आउटपुट हमारे पास आएगा हेलो, क्योंकि रिटर्न 0 के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। इस जो ये जो स्टेट फंक्शन है रिटर्न 0, इसके बाद जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स यूज होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आउटपुट आपके पास आएगा हेलो। अब देखिए इस सिचुएशन में देखें, हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा, फिर गेट सेज का फंक्शन यूज किया, फिर रिटर्न 0 का फंक्शन यूज किया। इसके बाद जो हमारे पास एक क्वेश्चन में लिखी सेकंड लाइन और गेट सेज, हमारे पास आउटपुट आएगा दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि रिटर्न 0 के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेटमेंट्स हैं चाहे वो फंक्शंस हैं, वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती। इसी तरह ये आप ये एग्जांपल्स हैं, ये आप करके देख लें।
अच्छा देखिए ये एग्जांपल एक देख लें। अब इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास है फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस माय फर्स्ट प्रोग्राम देन गेट सीएच, फिर सेकंड लाइन फिर गेट सीएच, फिर थर्ड लाइन फिर गेट सीएच। इस सिचुएशन में आपके पास कैसे आएगा? इस सिचुएशन में जब आप इसको रन करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपके पास डिस्प्ले होगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करता है, सी आउट को रीड करेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसके बाद कंपाइलर इस लाइन पर गेट सीएच, तो क्या करेगा, आपको इस लाइन का आउटपुट उठा के दे देगा, आपको इस लाइन का डिस्प्ले आपको उठाकर दे देगा, क्योंकि इससे स्क्रीन को होल्ड कर दिया है। जब आप स्क्रीन को होल्ड करेंगे आपके पास आउटपुट आएगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो जो नीचे दो लाइन्स हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन, ये आपके पास आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। तो इन लाइन को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करोगे, जैसे इंटर प्रेस करोगे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड लाइन, ये भी नजर आ जाएगा, जो कि आपको डिस्प्ले होगा किसकी मदद से, इस गेट सेज की मदद से। फिर आप इंटर प्रेस करोगे तो फिर आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके साथ आपके पास वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी थर्ड लाइन, आपके पास आउटपुट आ जाएगा इस तरह, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, पहले फर्स्ट प्रोग्राम, इंटर के बाद फिर सेकंड लाइन आउटपुट आएगी, फिर इंटर प्रेस करेंगे फिर थर्ड लाइन। इसलिए करते हैं इंटर प्रेस करते हैं कि फर्स्ट टाइम पर कंपाइलर जब इस लाइन में आता है तो इस लाइन में आने के बाद वो आपको डिस्प्ले देता है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम के बाद हम कंपाइलर के गेट सिस्टम फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। फिर हम इंटर प्रेस करते हैं तो कंपाइलर सेकंड लाइन को रीड करता है, सेकंड लाइन को रीड करने के बाद कंपाइलर इस गेट स्टेज की मदद से आगे नहीं जाता, स्क्रीन को होल्ड करते हैं। फिर हम जब इंटर प्रेस करते हैं थर्ड लाइन के ऊपर, थर्ड लाइन के ऊपर प्रेस करेंगे हमारे पास गेट स्टेज का। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल, देखिए ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा ये इसको फुल स्क्रीन करते हैं। जैसे ये अब मैं इस लाइन में इस लाइन के बाद मैं क्या करता हूँ, देखें ये लाइन है ना, अभी हमारे पास आउटपुट ऐसे आ रहे हैं, देखिए आउटपुट दोनों आ रहे हैं। अब देखो आउटपुट कैसे आएगा, मैं यहाँ पर इस लाइन के बाद फंक्शन यूज करता हूँ दोबारा गेट सी एच, गेट सी एच का फंक्शन यूज किया, ठीक है। पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, ना कोई एरर ना कोई वार्निंग है। इंटर प्रेस किया, रन करते हैं कंट्रोल F9 की मदद से, आउटपुट आया हेलो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि इस लाइन के नीचे हमने गेट स्टेज का फंक्शन यूज किया। गेट स्टेज ने क्या काम किया, उसने स्क्रीन को होल्ड कर दिया। जब स्क्रीन को होल्ड कर दिया तो कंपाइलर के पास थर्ड लाइन स्टेटमेंट पर जाने का मौका ही नहीं मिला, वो नीचे गए नहीं आता, क्या मैं वो भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे फाइल एग्जीक्यूट होगी और आगे कंपाइलर नेक्स्ट लाइन के पास चले जाएगा। देखिए इंटर प्रेस किया, हमारे पास आउटपुट आ गया दिस इज सेकेंड लाइन, तो नेक्स्ट गेट स्टेज आ गया। जब नेक्स्ट गेट स्टेज के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन टर्मिनेट हो जाए, हमारे पास आउटपुट टर्मिनेट होता है, हम वापस अपने सोर्स फाइल की तरफ आ जाते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें एक और लिखते हैं, इस गेट स्टेज के बाद हम दोबारा एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने वहां बताया था सी आउट दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, ये लिख लिया। फिर मैं इसके बाद लिखता हूँ गेट स्टेज का फंक्शन यूज करता हूँ, क्लियर, रन करते हैं इसको। देखिए पहले ये क्या है, फिर इंटर प्रेस किया सेकंड लाइन, फिर इंटर प्रेस करेंगे थर्ड लाइन, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट हो गई, हम उससे टर्मिनेट हो गए, निकले बाहर निकले, एग्जिट हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, व्हाट इज रिटर्न फंक्शन, कहते हैं एनी स्टेटमेंट दैट इज रिटर्न आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट। हमने जो रिटर्न जीरो यूज किया था रिटर्न के बारे में बताने कि हर एनी स्टेटमेंट इज रिटर्न आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट व्हेनेवर द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू मस्ट बी रिटर्न। रिटर्न जीरो रिटर्न द वैल्यू टू माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली रिटर्न जीरो क्या काम करता है, रिटर्न जीरो काम ये फंक्शन काम करता है कि जब ऊपर से हम कोई वैल्यूज कंपाइलर एग्जीक्यूट होती है तो रिटर्न जीरो क्या काम करता है, ये वैल्यूज माइक्रो प्रोसेसर को वापस सेंड करता है ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम जब आप रिटर्न जीरो कोई वैल्यू आप फंक्शन से पास करते हो रिटर्न जीरो के बाद, तो रिटर्न जीरो जब आपको वैल्यू डिस्प्ले देता है स्क्रीन के ऊपर कि ये इसका रिजल्ट आ गया, तो अब उसके बाद जो स्टेटमेंट आप यूज करें तो ऑटोमेटिकली वो तो एग्जीक्यूट होंगी नहीं, क्योंकि उससे पहले ही, मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे कि दो प्लेयर्स हैं, वो आपस में दो बच्चे हैं, वो आपस में बॉल के साथ एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं, कैच कर खेल रहे हैं। अब दोनों बच्चों के पीछे एक और बच्चा है, तो पीछे वाला बच्चा थर्ड बच्चा कहता है पहले बच्चे को कि मुझे बॉल फेंको। जब वो बॉल फेंकता है तो सेकंड वाला बच्चा उस बॉल को कैच कर, जब वो बॉल को कैच करके वापस फेंकेगा तो पहले वाले बच्चे को फेंकेगा ना, तो तीसरे वाले बच्चे को बॉल पास होती नहीं है, तो सेकंड जो बच्चा है उस एग्जांपल है रिटर्न जीरो की। तो रिटर्न जीरो यही काम करता है कि जब भी ऊपर से फंक्शन कोई वैल्यू सेंड करते हैं
तो वो क्या काम करता है, सेकंड बच्चा जो रिटर्न जीरो काम क्या करता है, वो वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है, मतलब कि वापस पहले प्लेयर को बॉल सेंड करता है, मतलब गेम चलती रहती है। तो जो तीसरा पीछे बच्चा खड़ा हुआ है उसके पास तो बॉल आई नहीं भी, तो वो कैसे डिस्प्ले होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनी स्टेटमेंट दैट इज रिटन आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट्स विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट। ओके, व्हाट आर टोकन आर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। A program statement consists of a variable names, keywords, constant, punctuation marks, operators, etc. These statements of a, these elements of a statements are called tokens. एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं, ये वेरिएबल नेम्स हैं, चाहे वो कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जो भी इसमें यूज हो रहे होते हैं इस एक प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के जो जितने भी वर्ड्स, जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड टोकन्स और एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम्स। इन सबको हम टोकन्स और एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, आप मुझसे वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।